हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी हाई स्कूल के बायोलॉजी के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास बात, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस चैनल के प्रत्येक एजुकेशनल अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हाई स्कूल के इस पृष्ठभूमि पर जीव विज्ञान के सफर की शुरुआत करते हैं। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस, ये चैप्टर एनसीईआरटी हाई स्कूल के बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जैव प्रक्रम मतलब क्या है। सीधा सा कि वो सारे प्रक्रम जो जीवों में होते हैं, यानी जीवों के प्रक्रम। तो जीवों में होने वाले सारी प्रक्रियाएं, सारे प्रक्रम क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। थोड़ा सा और विस्तृत करते हैं। जैसे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सजीव और निर्जीव में एक ही मुख्य अंतर होता है, और वो ये है कि सजीव उसे कहते हैं जिसमें जीवन हो, जीवन हो उसे सजीव कहते हैं। और उसके अंदर उस जीवन को बनाए रखने के लिए जो भी प्रक्रियाएं उसके अंदर होती हैं, उसके प्रत्येक कोशिका में या उसके बॉडी में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उसके अंदर जीवन को बनाए रखने के लिए वो सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर? तो जैसा कि यहां लिखा भी गया है, द प्रोसेसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। मतलब कि द प्रोसेसेस यानी वे प्रक्रम दैट आर नेसेसरी, जो कि अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब कि उसके बिना जीव नहीं रह जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। तो वे सारी प्रक्रियाएं जिसके अंतर्गत क्या है, जो कि अनिवार्य है फॉर एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव के लिए, टू स्टे अलाइव, जीवित रहने के लिए। मतलब किसी जीव के जिंदा रहने के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। क्लियर? अब उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे यहां दिया गया है कि को इस चैप्टर में इन्हीं को डिस्कस करना है एक करके। पहला क्या है? न्यूट्रिशन यानी पोषण। दूसरा क्या है? रेस्पायरेशन यानी श्वसन। तीसरा क्या है? सर्कुलेशन यानी परिसंचरण या वहन भी कह सकते हैं, परिसंचरण या वहन। और चौथा है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। तो इस चैप्टर में इसी को एक एक करके डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी यहां इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई जीव है और उसका न्यूट्रिशन अगर रोक दिया जाए, अगर मनुष्य की बात करें, हम अपनी बात कर लें, तो भोजन ना मिले, उसको खाने को ना दिया जाए, तो एक निश्चित समय सीमा के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब तक वो जीवित रहेगा जब तक उसके शरीर में ऊर्जा और कुछ संचित भोज्य पदार्थ बचे रहेंगे, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दूसरा क्या है? रेस्पायरेशन यानी श्वसन। यदि उस भोज्य पदार्थ का पाचन और अवशोषण के पश्चात, पाचन और अवशोषण क्या है वो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ऐसे ही समझ लिए सिंपली कि पाचन और अवशोषण के पश्चात अगर उस पचे हुए भोज्य पदार्थ को तोड़ा ना जाए, उसके शरीर में वो टूटे ना और उससे ऊर्जा ना निकले एटीपी के रूप में, तो भी उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऊर्जा के बिना संभव ही नहीं है उसका जीना। अगला क्या है? सर्कुलेशन। मान लिया खाना खाया, वो आंत में जाकर के पचा और आंत में जाकर के अवशोषित हो गया और वहीं पे रह गया, वो पूरे शरीर में सर्कुलेट नहीं किया, परिसंचरण उसका नहीं हुआ, गमन नहीं हुआ, तो क्या हुआ? वो उसका अवशोषण कहाँ हुआ है? आंत में, यानी कि केवल पेट वाले हिस्से में ही वो रह जाएगा, उसका परिसंचरण चारों तरफ नहीं होगा, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, तो बाकी सारे शरीर के जो भाग हैं वो क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे। तो सर्कुलेशन भी रुक जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। जैसे हार्ट पंप करना बंद कर देता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। अगला क्या है? एक्सक्रीशन। मान लीजिए शरीर के अंदर उत्सर्जी पदार्थ जमते जा रहे हैं, जैसे मूत्र है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उत्सर्जी पदार्थ है, वो उनका जमावड़ा होते जा रहा है, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, तब भी उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए यहां एक शब्द आया है कि नेसेसरी, क्या है? अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए लिखा गया है कि द प्रोसेसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म, वे सभी प्रक्रियाएं जो एक जीव के लिए अनिवार्य हैं। किसके लिए अनिवार्य है? टू स्टे अलाइव, उसके जिंदा रहने के लिए। तो किसी जीव के जीवित रहने के लिए अनिवार्य वो सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं?
जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया या लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। क्लियर। अब इन उदाहरणों को एक एक करके हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। तो उसमें जैसा कि यहां पहला लिखा गया है न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण किसे कहते हैं, सीधा सा ये समझ जाइए कि मनुष्य अपनी बात करे, हम अपनी बात करें तो क्या करते हैं हम लोग पोषण के लिए, खाना खाते हैं, उसको पचाते हैं, हमारे शरीर में उसका अवशोषण होता है और उस अवशोषण से प्राप्त जो पचित पदार्थ है या जो पोषक पदार्थ हैं उसका उपयोग हमारा शरीर भिन्न भिन्न तरह से करता है। जैसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, अगर हम खाना खाए हुए ज्यादा टाइम हो गया है तो ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि हम कोई काम करने में सक्षम नहीं रह पाते हैं। ठीक, कोई कटा छटा अंग है या अंदर कुछ चीजें ऐसे हैं उसके मरम्मत के लिए, नए नए मसल्स के बनने के लिए, अगर खाना खा रहा है आदमी, पौष्टिक आहार ले रहा है तो धीरे धीरे उसके मसल्स ग्रो अप करते हैं, उसके लिए तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो देखते हैं कि पोषण या न्यूट्रिशन कहते किसे हैं। तो यहां लिखा गया वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव द्वारा भोजन ग्रहण करना, उसका पाचन तथा अवशोषण करना एवं ऊर्जा प्राप्ति, वृद्धि तथा मरम्मत आदि के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण क्या कहलाता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो जीव है वो क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है, उसके बाद उसके पाचन तंत्र द्वारा उसका पाचन होता है, उसके बाद उसका अवशोषण होता है। और क्या होता है, जब पाचन अवशोषण हो जाता है, जो पचित भोज पदार्थ जो अवशोषित होके गए हैं उसके शरीर में, अब उनका उपयोग होता है। उनका उपयोग करके क्या करता है, जो बॉडी है क्या करती है, तो अवशोषण करना और उसके बाद एवं ऊर्जा प्राप्ति यानी कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वृद्धि यानी वृद्धि करने के लिए, मरम्मत यानी कि अंदर जो कुछ कटा छटा है वो कोई कोशिका जो डेड हो गई है उसको नया बनाने के लिए, मरम्मत आदि के लिए उसका उपयोग करना। किसका उपयोग करना, जिस भोजन का पाचन के बाद अवशोषण हो गया यानी कि शरीर हमारा उसको सोख लिया है, उसका उपयोग करना किसके लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए, वृद्धि के लिए और शारीरिक मरम्मत के लिए। तो ये सारी प्रक्रियाएं जिसमें है वो क्या कहलाती है, सम्मिलित रूप से पोषण कहलाती हैं। तो सीधा सा है कि किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करना, उसका पाचन करना, उसका अवशोषण करना और उसके बाद उस अवशोषित पदार्थ का उपयोग किसमें करना, ऊर्जा प्राप्त करने में करना, वृद्धि करने में करना, फिर से मरम्मत करने में करना। ये सभी प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं, ये सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्लियर। ये सारी चीजें हैं। जैसे इसमें से कोई भी अगर घटा दिया जाए, जैसे मान लो भोजन ही ना मिले, तो भोजन नहीं मिलेगा तो पोषण नहीं होगा, यानी कि पाचन नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा, तो ये सारी क्रियाएं वैसे ही घट जाएंगी, यानी कि वो ग्रो अप नहीं करेगा। तो जीव के लिए अनिवार्य है, पहला क्या है, वो पोषण। क्लियर। अब इसके बाद पोषण होते कितने प्रकार के हैं, तो यहां देख रहे हैं दो प्रकार दिया गया है, एक स्वपोषी पोषण और दूसरा है परपोषी पोषण। इसे क्या कहते हैं, तो देखते हैं। देखिए शब्द से ही क्लियर है, स्व का मतलब होता है स्वयं और पोषी का मतलब पोषण करने वाला। तो इसके अंतर्गत पोषण के वह तरीके आते हैं जिसमें क्या होता है, जो जीव है वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है। अब किसके द्वारा करता है, जो उसके चारों तरफ, जो उसके सराउंडिंग में जो सरल चीजें मौजूद हैं उनका उपयोग करके वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है। तो इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि पोषण का वह तरीका जिसके अंतर्गत जो जीव है वो अपने भोजन का निर्माण अपने चारों तरफ उपस्थित सरल पदार्थों के उपयोग से स्वयं कर लेता है, उसे स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट्स यानी हरे पेड़ पौधे, एल्गी हो जाएगा यानी शैवाल, कुछ बैक्टीरिया हो जाएंगे जैसे साइनोबैक्टीरिया, ये सब आप लोग 9th में पढ़े होंगे। तो ये सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इन सब में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। अभी आगे इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक। अगला क्या है, परपोषी पोषण, यानी शब्द से ही क्लियर है, पर का मतलब दूसरे पे, पोषी मतलब दूसरे पर आश्रित रह करके पोषण करना। तो क्या कह सकते हैं कि पोषण का वह तरीका जिसके अंतर्गत जो जीव है वो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है या दूसरे पे आश्रित रहता है, उसे क्या कहेंगे,
परपोषी पोषण या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन यानी मानव, सभी एनिमल्स कह सकते हैं हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे, फंजाई हो जाएगा, ये सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। ह्यूमन ना लिख करके पूरा एनिमल ही लिख देते हैं, क्योंकि एनिमल में ह्यूमन भी आ जाएगा। तो एनिमल्स, मैक्सिमम बैक्टीरिया, फंजाई यानी कवक, ये सभी उदाहरण हो जाएंगे किसके? परपोषी पोषण के, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में ये अपना भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो ये दोनों पोषण को हम लोग डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पहला जो है पहले देखते हैं स्वपोषी पोषण। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग तब तक। क्लियर? तो स्वपोषी पोषण देखते हैं। स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यह पोषण का पहला प्रकार है, जिसके अंतर्गत क्या है कि यह पोषण का वह प्रकार है जिसके अंतर्गत जीव जो है वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। तो उन जीवों को जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं यानी स्वपोषी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। तो वे जीव जो स्वपोषी पोषण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं या स्वपोषी कह सकते हैं। और उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? प्लांट्स हैं, प्लांट्स यानी हरे पेड़ पौधे। अगला है एल्गी यानी शैवाल। अगला क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया वह बैक्टीरिया जिसके अंदर क्लोरोफिल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरित शैवाल भी कहते हैं। क्लियर? इन सब चीजों को आप लोग 9th में थोड़ा सा पढ़े होंगे, शैवाल क्या है, बैक्टीरिया क्या है, ये सब चीजें। तो अब क्या है कि ये जो स्वपोषी जीव हैं वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत अपना स्वपोषण करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो सीधा सा कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके जरिए जो स्वपोषी जीव हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो यहां वही लिखा गया कि प्रोसेस क्या है, कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा ये करते हैं? तो वो है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है वो समझिए। तो उसको समझाने के लिए यहां पे पहले उनका एक केमिकल इक्वेशन दे दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या होती है। तो यहां देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 सिंबल किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। वाटर है यानी H2O है, जल है। क्लोरोफिल और सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से हो रहा है। क्या बन रहा है? ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन यानी O2 बन रहा है, और H2O यानी जल बन रहा है। तो सीधा सा जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी? तो हो जाएगा क्या कि हरे पेड़ पौधे या एल्गी या साइनोबैक्टीरिया ये सब जो है, या स्वपोषी जीव, सीधा सा कह सकते हैं स्वपोषी जीव क्लोरोफिल और सनलाइट की सहायता से, या कह सकते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अभिक्रिया द्वारा ग्लूकोज, ऑक्सीजन और थोड़े से जल का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को या इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लियर? अब क्या है, यहां एक चीज और देखिए, थोड़ा और विस्तृत करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पौधे कहां से लेते हैं? वायुमंडल से। उनके चारों तरफ जो वायुमंडल है उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे वो खींचते हैं, अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कैसे लेते हैं वो अभी देखेंगे। और H2O कहां से लेते हैं? तो जड़ द्वारा मृदा से वो खींचते हैं। क्लियर? और तब जाकर के ये सारी क्रियाएं करते हैं। तो अब थोड़ी सी और विस्तृत परिभाषा क्या हो सकती है? कह सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल और सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उनकी सहायता से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल लेकर इनके अभिक्रिया द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत थोड़ा सा जल भी निकलता है या बनता है या प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि हाँ ये लिख लीजिएगा, उसके बाद रिएक्शन।
अब क्या कि आवश्यक कच्चे पदार्थ क्या क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत। तो सबसे पहला देख रहे हैं यहां क्या है, H2O है रॉ मटेरियल, CO2 है, ठीक, क्लोरोफिल है और सनलाइट है। तो वही चारों यहां लिखा गया है कि H2O है, CO2 है यानी जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। कारण क्या है कि सूर्य के प्रकाश में फोटोन नाम का जो ऊर्जा का एक गुच्छा या ऊर्जा का कण जो होता है उसी के द्वारा ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। उसी कण को क्लोरोफिल ग्रहण करता है और उसकी सहायता से जो वह सूर्य की ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है या करने में मदद करता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो फोटोन जो कण होता है, जो ऊर्जा का गुच्छा है, जो सूर्य के ही प्रकाश में होता है, अन्य किसी प्रकाश से ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया या प्रक्रिया नहीं हो सकती है। ठीक, तो कच्चे पदार्थ क्या है या आवश्यक जो रॉ मटेरियल्स हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए वो क्या है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल और सनलाइट है। कौन कहां से मिलता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्लोरोफिल क्या है, उस पौधे के अंदर ही मौजूद होता है। अधिकता जहां होती है वो भाग हरा दिखाई देता है जैसे पत्तियां। ठीक, सनलाइट सूर्य द्वारा मिलता है, विदाउट सनलाइट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं संपन्न हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से, वायुमंडल द्वारा, और H2O मृदा द्वारा। अब यहां एक चीज समझिएगा कि H2O को मृदा यानी कि जल को मृदा से जड़ द्वारा खींचते हैं पौधे, जो स्थलीय पौधे होते हैं, और वहां पहुंचाते हैं पत्तियों में, और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे गैसीय रूप में वो प्राप्त करते हैं, गैसीय रूप में प्राप्त करते हैं तो कैसे, उनके पत्तियों के सतह पे छोटे छोटे रंध्र या छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। अभी हम लोग उसकी संरचना को डिटेल में देखेंगे। ठीक, अब क्या है, ये तो हो गए रॉ मटेरियल्स या कच्चे पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाएं क्या क्या है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इनकी उपस्थिति में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जिनके फलस्वरूप ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हमें किन से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले क्या होता है कि क्लोरोफिल द्वारा, ध्यान समझिएगा बहुत सिंपल है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। मतलब जब प्रकाश की ऊर्जा पड़ती है पत्तियों पर या उन भागों पर जहां पे क्लोरोफिल है, तो उसी क्लोरोफिल के कण द्वारा उसके प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है, मतलब सोख लिया जाता है। और वो क्लोरोफिल के कण क्या होते हैं कि उस ऊर्जा को अवशोषित करके वो उत्तेजित अवस्था में आकर के क्या करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। प्रकाश ऊर्जा का पहले क्या होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी प्रकाश की ऊर्जा आती है क्लोरोफिल पे पड़ती है और वो उसका अवशोषण करते हैं, और अवशोषण करके एक्साइट यानी कि उत्तेजित अवस्था में आकर के प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तित होने में सहायता करते हैं। और क्या होता है तब, तथा उसी के फलस्वरूप देखो जब उत्तेजित अवस्था में आ जाएंगे वो, तो उसके फलस्वरूप जब उत्तेजित अवस्था में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब उस उत्तेजित अवस्था को से वो अस्थायी अवस्था में फिर से पहले वाली अवस्था में आने के लिए क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, सीधा सा समझिए कि उत्तेजित अवस्था में जब आ जाते हैं तो पहले अस्थायी अवस्था में आने के लिए क्या करते हैं कि जल के अणु को तोड़ते हैं, और उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और अपने पहले वाली अवस्था में आ जाते हैं, जो क्लोरोफिल के अणु हैं। तो जल को तोड़ते हैं तो किसमें टूटता है जल, सब जानते हैं H2O से बना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। तो यहां वही लिखा गया है कि जल के अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। तो दूसरी प्रक्रिया क्या लिखे हैं कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा आई हुई है उसका परिवर्तन हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में। और क्या होता है कि उसके फलस्वरूप क्या होता है, जल के अणु जो है, जो H2O है, वो टूटते हैं किसमें, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। उनका अपघटन का मतलब टूटना, टूट जाते हैं। क्लियर। अब यहीं पे पहले ही स्टेप में जब ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, यानी कि सबसे पहले कौन बन जाता है, ऑक्सीजन। यहां पे जो लिखा गया ना, तो ये ऑक्सीजन पहले बन जाता है, बाद में ये ग्लूकोज बनता है। ठीक। अब अगला स्टेप क्या है, अगली घटना क्या है, तो अगली घटना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में
कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में अपचयन हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए क्या क्या C है और O है, यानी कार्बन है और ऑक्सीजन है। क्लियर। ग्लूकोज में देखते हैं क्या है कि कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो यानी हाइड्रोजन मिल जाए तो वो परिवर्तित हो जाएगा। तो वो हाइड्रोजन मिलता कहां से, वो ये हाइड्रोजन जो है H2O से, H2O के टूटने से जो ऑक्सीजन निकलता है उससे तो ऑक्सीजन गैस बन गया। अब हाइड्रोजन जो बचा वही हाइड्रोजन जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड को परिवर्तित करता है, यानी वही लिखा गया यहाँ पे कि तीसरे स्टेप में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में अपचयन होता है या परिवर्तन होता है, सीधा कह सकते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या, C6H12O6। अब देखते हैं यहाँ पे ये रिएक्शन और आसानी से समझ में आएगा कि यहां देख रहे हैं 6 मॉलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 मॉलिक्यूल हैं वाटर के। ये दोनों मिक्स होंगे तो इसका ऑक्सीजन, जल का ऑक्सीजन टूट करके क्या बना लिया, ऑक्सीजन गैस बना के बाहर निकल जाएगा। जैसा कि यहां लिखा भी गया है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है और सेकेंड स्टेप में ही क्या होता है, जल का और टूट जाता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो निकल गया। अब बचेगा इसका हाइड्रोजन और इसका कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों मिल करके बना लेंगे ग्लूकोज और थोड़ी सी मात्रा में यहां H2O बच जाता है, वो उसी रूप में फिर से बाहर निकल जाता है। ठीक। तो ये सिंपली आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या 3 घटनाएं होती है। बहुत ही सिंपल है। पहला क्या है कि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेगा, उसके बाद उस प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। कह सकते हैं कि ग्लूकोज एक रसायन है या ATP और NADP2H के रूप में होता है परिवर्तन। तो इतना डिटेल नहीं है हाई स्कूल में, हाई स्कूल के स्तर का जो है सिलेबस में उतना बताया जा रहा है। इसका तो बहुत डिटेलिंग है जो 11th में आप लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में प्रकाश संश्लेषण को। तो क्या है कि वो अवशोषण हो जाता है ऊर्जा का और उसके बाद उसी प्रकाश की ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है और उसके अंतर्गत क्या होता है कि जल का अणु टूटता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है या उसके द्वारा भी यूज किया जाता है और वही हाइड्रोजन तीसरे स्टेप में क्या होता है, वही जो H2O से मिला हुआ हाइड्रोजन है उसी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन कर दिया जाता है या अपचयन हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। तो ये 3 घटनाएं हैं, बहुत ही सिंपली यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हाँ एक चीज हम लोग आगे चल के ये देखते हैं कि ये जो बताया गया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो गैसीय रूप में लेता है, जो वो है पौधा है वायुमंडल से, किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। जो पत्तियों पे छोटे छोटे सतह पे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, उनके द्वारा ये लेता है। तो उसको स्टोमेटा को अभी देखते हैं। फिलहाल एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रंध्र या पर्णरंध्र भी कहते हैं, इंग्लिश है क्या, स्टोमेटा। ठीक। कहां पाई जाती हैं, क्या होती हैं, तो सीधा समझिए कि पत्तियों के सतह पे छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हीं को कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा। ठीक। अब इन्हीं से गैसीय आदान प्रदान होता है। गैसीय आदान प्रदान का मतलब कि पौधों से जो ऑक्सीजन वो बाहर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चल रही होती है। और जब पौधों में से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन का मतलब वाष्प के रूप में जब जल बाहर निकलता है तो इन्हीं रंध्र के द्वारा, इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा बाहर भी निकलता है वायुमंडल में। ठीक। तो वो क्या होता है वो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसकी संरचना देख लेते हैं, तब सारी चीजें और क्लियरली समझ में आएंगी। तो संरचना में क्या है समझिए कि रंध्र के ठीक बीचों बीच, जो स्टोमेटा है उसके ठीक बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है जो 2 गार्ड सेल या जो द्वार कोशिकाएं हैं उनके द्वारा संरक्षित होता है। तो बना लेते हैं छोटा सा छिद्र। अंदर की दीवारें इसकी मोटी होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो अंदर की दीवार को मोटी कर लीजिएगा, ये ऐसे कुछ बीन शेप्ड रहते हैं या सेम के बीच के आकार के रहते हैं ये जो दोनों कोशिकाएं हैं। ये अंदर की दीवार मोटी होती है, जो अंदर की तरफ दीवार है, छिद्र के अंदर की तरफ दीवार इन दोनों कोशिकाओं की वो मोटी होती है, बाहर की दीवार पतली होती है, इसलिए इसको मोटा ही बनाएंगे। तो कुछ ऐसे है कि ये एक गार्ड सेल है या द्वार कोशिका और ये दूसरी द्वार कोशिका है।
इसमें क्या होता है कि दोनों में ये न्यूक्लियस बना देंगे, यानी कि केंद्रक होगा, और छोटे छोटे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक कोशिकांग है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है। ये क्लोरोप्लास्ट आप लोग 9th में पढ़े होंगे इस कोशिकांग के बारे में। तो ऐसे ही बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्या? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक, तो ये तो दोनों हो गई गार्ड सेल या द्वार कोशिकाएं। ठीक, ये बीच में जो छिद्र है वो उसी स्टोमेटल ओपनिंग है या रंध्र छिद्र कह सकते हैं। और ये दोनों गार्ड सेल जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं किससे? बहुत सारी ऐसे सहायक कोशिकाएं होती हैं। सिंपल फिगर है, इसको बनाएंगे तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। ऐसे है। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, इनको ऐसे करके मिला दीजिए तो आपका एक और लेयर तैयार हो गया कोशिकाओं का। कुछ ऐसे। ठीक, तो क्या लिखेंगे? ये जो छिद्र है बीच का, इसका नामकरण कर देते हैं। ये जो छिद्र है इसको क्या लिख देंगे? ये है रंध्र छिद्र या स्टोमेटल ओपनिंग भी कहते हैं। ठीक, ये दोनों जो कोशिकाएं हैं ये क्या हैं? ये है द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल भी कहते हैं, गार्ड सेल, द्वार कोशिकाएं। ठीक, ये जो एक और लेयर जो इसके बाहर ये कोशिकाएं दिख रही हैं, ये क्या हैं? सहायक कोशिकाएं हैं। सहायक कोशिकाएं। ठीक, अब देखिए इसको समझ लीजिए। जो ये छिद्र जो दिख रहा है, रंध्र छिद्र जो लिखे हैं, इसी द्वारा आदान प्रदान होता है प्रकाश संश्लेषण के समय। इसी छिद्र से होकर के ऑक्सीजन की मात्रा बाहर जाती है, ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 जो गैस है वो अंदर प्रवेश करता है। ठीक, तो जो बताया गया था प्रकाश संश्लेषण में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 गैस जो है वो स्टोमेटा द्वारा या उसके छिद्र द्वारा ही अंदर ली जाती है, पौधे द्वारा। कहां से? अपने वायुमंडल से। ठीक, तो यहीं से ये अंदर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्प का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वो भी इसी छिद्र के द्वारा होता है, जो H2O किसके रूप में? वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। ठीक, तो संरचना की बात करें तो क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले तो रंध्र या स्टोमेटा क्या है? तो पौधों के पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ठीक, अगला क्या है संरचना में कि ठीक बीचों बीच एक छिद्र होता है छोटा सा, जो छिद्र दो द्वार कोशिकाओं द्वारा संरक्षित होता है, घिरा हुआ होता है, और इन द्वार कोशिकाओं के बाहर बहुत ही अधिक मात्रा में एक लेयर होता है किसका? सहायक कोशिकाओं का, जहां लिखा गया है यहाँ पे सहायक कोशिकाएं या एसेसरी सेल्स। ठीक, अब क्या होता है कि इन छिद्रों द्वारा क्या होता है कि H2O और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसी छिद्र के द्वारा अंदर लिया जाता है। कब? जब ये छिद्र खुला रहता है तब। इतना ध्यान दीजिएगा, ये छिद्र जो है, जो दिख रहा है रंध्र छिद्र, वो हमेशा नहीं खुला रहता है। इसके खुलने और बंद होने की प्रक्रिया का जो रेगुलेशन होता है, जो नियंत्रण होता है, वो इन्हीं दोनों कोशिकाओं यानी गार्ड सेल द्वारा होता है। ठीक, जब ये जरूरत होता है तो एक प्रक्रिया द्वारा इनको बंद कर देती हैं कोशिकाएं, और जब जरूरत होता है तो
खुलती हैं, इनका खुलना और बंद होना, ये सब चीजें आप लोग 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया इनकी संरचना। कार्य क्या लिख सकते हैं, तो कार्य सीधा सा लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के समय, पहला कार्य प्रकाश संश्लेषण के समय इसी रंध्र छिद्र के द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है वायुमंडल और पौधे के बीच में। किन गैसों का, तो कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का, यानी ऑक्सीजन का। ठीक, और वाष्पोत्सर्जन के समय, वाष्पोत्सर्जन के समय मतलब कि जब जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है पौधे से, तो उस वाष्पोत्सर्जन के समय इसी छिद्र के द्वारा H2O यानी जल वाष्प के रूप में पौधे से बाहर निकलता है। तो ये दोनों इसके कार्य हो गए और ये इसकी संरचना है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।